दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर के साथ में घटी एक अजीबोगरीब घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मुझे भेजी है अमित जी ने, और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा अमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अमित है। यह घटना वैसे तो मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे भैया जिनका नाम निश्चय है, उनके साथ में घटी थी। वो एक पुलिस ऑफिसर थे। सन 2002 में वो एक ऐसे गांव में डिप्लॉय किए गए थे जहां उस वक्त चोरी की वारदातें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे भैया का पुलिस रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, जिस वजह से उन्हें और उन्हीं के ही जैसे बाकी लोगों को उस विलेज में डिप्लॉय किया गया था। मेरे भैया का असली नाम तो वैसे कुछ और है, लेकिन मैं आपको उनका असली नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो उन्होंने ये घटना मुझे किसी के साथ शेयर करने से मना किया था। लेकिन इतने सालों बाद आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये घटना मुझे बताई थी सन 2010 में, और आज 2023 में मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ। तो दरअसल बात ये है कि सन 2010 में मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था, और मेरे भैया पुलिस में ही काम किया करते थे उस वक्त भी। जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे भैया शर्टलेस सोफ़ा पर बैठे हुए थे। उस वक्त मैंने उनके पीठ पर बने कुछ चोटों के निशान देखे। वो चोटों के निशान मैंने उस दिन से पहले कभी नहीं देखे थे। वो चोटों के निशान को देखते ही मैंने निश्चय भैया को पूछा, भैया, आपके ये इतने गहरे गहरे और इतने बड़े बड़े चोटों के निशान आखिर आए कहाँ से हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अगर तुझे इसके पीछे की कहानी बताऊंगा तो तू इस पर यकीन नहीं करेगा, तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया बताओ तो सही, आप मेरे बड़े भैया हो, ऊपर से पुलिस में भी हो, मैं आप पर यकीन ज़रूर करूंगा। उसके बाद भैया ने मुझे पूरी कहानी डिक्टेट करी। उन्होंने मुझे बताया जब वो हमारे ही शहर में डिप्लॉय थे तो उन्हें एक ऐसे विलेज में डिप्लॉय किया गया था जहां पर चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, और उन्हीं की तरह और भी पुलिस वालों को वहां डिप्लॉय किया गया था। तो एक रात को जब वो अपने क्वार्टर्स में बैठे हुए थे अपने एक दोस्त के साथ, तो उन्हें अपने हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर आया कि वो एक बार गाँव में एक बार राउंड लगा के आ जाए। तो वो उन्होंने अपनी बाइक उठाई। उनके साथ एक और पुलिस वाला भी था जिनका नाम सुभाष था। तो निश्चय भैया और सुभाष भैया वो दोनों हमारी बाइक पर बैठे और विलेज का राउंड लगाने के लिए चले गए थे। उस वक्त गांव में ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त वो गांव ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो मेरे भैया और सुभाष भैया बाइक से टॉर्च से इधर उधर देखते हुए गांव में घूम रहे थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी एक घर के सामने आकर उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। वो घर जिसके सामने आके वो बाइक बंद पड़ी थी, वो बहुत ही अजीबोगरीब घर था, और उसी के साथ साथ वो गांव का सबसे बड़ा घर भी था। मेरे भैया ने मुझे ये बताया था कि जब उनकी बाइक उस घर के सामने आकर ख़राब हुई थी तो उनकी सबसे पहली नज़र उस घर पर ही गई थी। वो घर वैसे तो बहुत बड़ा था और बहुत आलीशान लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी वो घर एक भूतिया घर से कम नहीं लग रहा था। बाकी गांव में जो घर थे वो नॉर्मल साइज़ के थे, जैसे गांव में होने चाहिए, लेकिन ये घर बहुत ही आलीशान सा लग रहा था। खैर, भैया और सुभाष भैया बाइक चालू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुभाष भैया को घर के अंदर कुछ हलचल हुई ऐसा महसूस हुआ। सुभाष भैया ने निश्चय भैया को बताया कि देखो, अभी अभी मैंने घर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनी हैं, कुछ हलचल देखी है, क्या तुमने वो हलचल सुनी? निश्चय भैया ने वो हलचल नहीं सुनी थी। निश्चय भैया ने सुभाष भैया को कह दिया कि नहीं, मैंने कोई हलचल नहीं सुनी, तुम्हारे कान बजे होंगे। वैसे भी ये घर पिछले बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है।
मेरे भैया को इस घर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि एक घर है जो कि बहुत ही पुराने समय का है और जो बहुत समय से बंद है। इसलिए भैया को पता था कि इस घर में कोई भी नहीं रहता है, तो भैया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो बाइक चालू करने की कोशिश करने लगे और उसके बाद घर के अंदर से कोई बहुत ही भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई, जो कि निश्चय भैया और सुभाष भैया दोनों ने सुनी थी। वह आवाज़ सुनकर दोनों को ये तो कन्फर्म हो गया था कि घर में कोई ना कोई तो है। सुभाष भैया ने निश्चय भैया को कहा कि देखा, मैं कह रहा था ना, घर के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, घर के अंदर कुछ न कुछ हलचल हो रही है। भैया ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे थे। फिर भैया और सुभाष भैया घर के सामने जो गेट लगा हुआ था उसके पास में गए। वो गेट लोहे का गेट था। घर के सामने जाने के बाद जब भैया ने घर के अंदर टॉर्च मारकर देखा तो पूरा घर बंद था। लेकिन हैरानी की बात है कि उस घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था और उसके अंदर की सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। जब भैया ने उसके अंदर टॉर्च मारी तो उन्हें एक आदमी की परछाई नज़र आई। जब उन्हें वो आदमी की परछाई नज़र आई तो उन्हें ये कंफर्म हो गया कि घर के अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। ये देखते ही मेरे भैया ने सुभाष भैया को कहा कि इस घर के अंदर मैंने अभी एक आदमी की परछाई देखी है। मुझे लगता है कि शायद ये वही चोर लोग होंगे जिन्होंने पूरे गांव में आतंक मचा के रखा है। उन्होंने शायद इस घर को अपना अड्डा बना के रखा होगा। हमें आज के आज ही इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। सुभाष भैया ने और मेरे भैया ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। चुपचाप बिना कोई आवाज़ करे वो गेट खोला और घर के अंदर एंटर हुए। जब वो घर के अंदर एंटर हुए तो मेरे भैया ने बताया था कि उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये तो उनके काम में नॉर्मल सी बात थी। उन्होंने आवाज़ देते हुए कहा, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम लोग जो भी हो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे भैया ने ये ज़ोर से कहा ताकि अंदर जो भी चोर लोग छुपे हुए हैं वो बाहर आए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। फिर न जाने कहाँ से एक औरत उनके सामने आके बैठ गई। वो बैठी हुई थी और उसने अपनी पीठ भैया की ओर करी हुई थी और उसकी शक्ल सामने दीवार की ओर थी। भैया ने मुझे यही बताया था और उसने हरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत को देखकर भैया एक पल के लिए तो हैरान हुए। उन्होंने सुभाष भैया को भी वो औरत को दिखाया, लेकिन सुभाष भैया को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है। मेरे भैया ने उस औरत को आवाज़ देते हुए कहा, बहन जी, आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। सुभाष भैया धीरे धीरे कदम लेकर उस औरत के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन जैसे ही सुभाष भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सुभाष भैया का हाथ उसके कंधे के आर पार जा रहा था। ये देखकर सुभाष भैया को और मेरे भैया को ये यकीन हो गया, ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, ये पक्का कोई चुड़ैल या फिर कोई डायन है। ये चीज़ पता चलते ही मेरे भैया और सुभाष भैया भागने लगे, उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि भैया को और सुभाष भैया को घर से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी। उनके ऊपर न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें उड़ उड़ कर लग रही थी, जो कि भैया को बहुत ही ज़्यादा उनसे दर्द भी हो रहा था। और न जाने कहाँ कहाँ से ईंटें उड़ उड़ के उनके सर पर और उनके पीठ पर आकर लग रही थी। ये चीज़ जैसे ही भैया ने मुझे बताई तो मैं ये बात तो कंफर्म हो गया कि उन्हें पीठ पर ये जो चोटें आई हैं ये उसी हमले की वजह से आई हैं। भैया ने और सुभाष भैया ने उस घर से भागने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन जो गेट वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि उसे हाथ लगाते ही भैया को चटका लग रहा था। वो उस घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उस वक्त बारिश भी चालू हो गई थी। जब बारिश की बूंदें उस गेट के ऊपर पड़ रही थी तो वो भी भाप बनकर हवा में उड़ जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ ईंटें भी उड़ उड़ कर भैया लोगों के ऊपर आ रही थी। तो भैया ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने उन सारी ईंटों को जमाया और दीवार से कूदकर घर से बाहर चले गए। उसके बाद सुभाष भैया को भी उन्होंने बाहर निकाल लिया। जब वो बाहर निकले और अपनी बाइक के पास गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने बाइक चालू करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से बाइक पहली बार में ही चालू हो गई। चालू होते ही वो दोनों वहाँ से निकल गए और अपने क्वार्टर्स आ गए। क्वार्टर्स आने के बाद
उन्होंने ये घटना अपने साथी रिलेटिव्स के साथ में शेयर करी। उनके कुछ साथी रिलेटिव्स ने उन्हें बताया कि जिस घर में तुम्हारे साथ ये अजीबोगरीब घटना घटी है वो घर एक नॉर्मल घर नहीं है। कुछ सालों पहले उस घर में एक औरत, एक पिता और उनके 2 बच्चे रहते थे। जब पिता मरा तो उसकी जायदाद उनके बेटों के नाम पर हुई, क्योंकि मरने से पहले उसके पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसके हिसाब से घर की जितनी भी जायदाद थी वो बच्चों में बराबर बंटनी थी। लेकिन जब उनके पिता की मौत हुई तो दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे और लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसी लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए उनकी माताजी बीच में आई और उनके बच्चों ने माताजी को ही जान से मार दिया। और उसमें से फिर एक बेटा तो पागल हो गया और बाद में पुलिस ने एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आज भी उसी शहर के किसी जेल में बंद है। और वो जो पागल लड़का हुआ था, कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई और लोगों का ये मानना है कि उस औरत की आत्मा, जो कि उन दोनों की माँ थी, उनकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। ये बात जैसे ही भैया को पता चली तो उन्हें ये तो कंफर्म हो गया कि ये वही औरत है जिसने उन्हें घर में देखा था। खैर उसके बाद उन्होंने वो शहर चेंज कर दिया और वो एक दूसरे शहर में आके काम करने लग गए। और उसके बाद ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं घटी थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आके अपनी साथ घटी सच्ची डरावनी घटना भी मुझे बता सकते हैं, जो मैं अपने वीडियोज़ में फीचर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।